गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो वैदिक लेवल 2 के ऊपर है। इसका नाम इसलिए मैंने वैदिक लेवल 2 रखा क्योंकि जो मैं वैदिक लेवल 1 कराता हूँ वो D1 चार्ट अच्छे से करा देता हूँ। उसके बाद आता है डिविजनल चार्ट की बारी। D1 के बाद D9, D2, D10, D30 मैंने ऐड करा है रिसेंटली। पहले मैं D30 नहीं पढ़ाता था। अब आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि क्या आप लोग सीखेंगे या करेंगे इस कोर्स के अंदर। जो लोग मोबाइल पे हैं वो स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, उनको स्क्रीन बड़ी दिख जाएगी। भाई एक तो आपको लाइफ टाइम के लिए क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें नमांशा के अंदर ये सारे प्लैनेट्स का सारा समझाया जाएगा, वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में बताएगा, सारा कुछ आएगा। मैरिज, चाइल्ड नमांशा, कैरियर वगैरह सब आता है। 64th नमांशा इज व्हाट, ये चीज है। वेन एवर मैलेफिक प्लेनेट कम्स इन द 64th नमांशा, इट गिव्स यू लॉट ऑफ ट्रबल इन योर कैरियर एज वेल एज योर हेल्थ इशू टू। आपके जीवन में रोग और आपके कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करेगा। दशमांशा चार्ट जो है, D10 जो है, इसमें ये बिल्कुल लगन कुंडली की तरह अलग से पढ़ी जाती है। D10 कुंडली बिल्कुल अलग से पढ़ी जाती है। और जो इसमें 12 घर है उनको भी अलग से पढ़ा जाता है कि D10 में 10वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या करेगा। मैं अभी सारा आ रहा हूं इसी पर। अर्थ एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल तत्व आपको क्या देंगे। होरा चार्ट जो है आपकी संपत्ति के बारे में बताता है। यहां तक कि होरा चार्ट आपकी दशा के बारे में भी बताता है। बहुत कुछ है। और D30 चार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। भाई साहब, आपको टांग अड़ाने की आदत है या आप कुछ अपने मानसिक या शारीरिक रूप से गलत कर्म करते हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाए इजी वे में। चलिए चार्ट लगा के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज में बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग अंग्रेजी में समझते हैं, कुछ लोग हिंदी में समझते हैं, तो मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। दिस इज योर D1 चार्ट, ये आपका D9 चार्ट होता है। इसको बोलते हैं आत्मा, दिस इज योर सोल। ये इसको D1 को बोलते हैं बॉडी। इस बॉडी को सोल से एनर्जी प्राप्त होती है। उसको एनर्जी मिलेगी तभी ग्रह वर्क करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बड़े ध्यान से और अच्छे से। जो लोग थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब क्या होता है कि आप देखिए, मैं मिटाता जाऊंगा साथ साथ, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ 5 नंबर लिखा है नमांशा का। जैसे मेष राशि, मेष से लेकर के मीन लगन तक के 12 नमांश होंगे। तो सबसे उत्तम कोटि का नमांश होता है 12वां। मीन राशि के नमांश वाले व्यक्ति पर आप विश्वास कर सकते हैं। वो एक जेंटल सोल है, एक बहुत अच्छी सोल होती है, क्योंकि ये सोल मानता हूं मैं इसको, अंतरात्मा स्वरूप मानता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले ये चीज समझनी होती है। मान ली इन जातक का लग्नेश कौन है, वो है सूर्य देव। सूर्य देव कहाँ बैठे हैं, पराक्रम के घर में। दिखने में तो अच्छा है, पराक्रम थर्ड हाउस, कि यहाँ बैठे हैं। तो अब हमें नमांशा में देखना कहाँ बैठे हैं सूर्य देव। ये बैठे हैं सप्तम भाव में, कुंभ राशि में। सप्तम भाव कुंडली का मारक भाव भी होता है भाई साहब। द सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट आल्सो द मार्का भावा ऑफ द D1 चार्ट। इवन यू कैन सी इन द D9 चार्ट टू आल्सो। तो ये सूर्य की दशा, दशा मेरा अगला मंडे से आएगा। इसमें दशा नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई सोचे। लेकिन मेरे को बताना है ना कि सूर्य की दशा में पीड़ा भी आ सकती है, क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी भी बन गया एक किस्म से यहाँ पर 7th हाउस में ये राशि रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपको दो चार बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपने से 8वें निधनाश नमांशा में बैठ जाए
अपने से अष्टम भाव की राशि में बैठ जाए, वो बैंड बजा के छोड़ेगा आपको। अब मान लीजिए ये सूर्य ही था और सूर्य 3 नंबर राशि में जाके बैठ जाता गलती से। द सन इज बीइंग सिटेड इन द 11th हाउस ऑफ द D9 चार्ट, तो क्या होता? अच्छा होता। लेकिन अगर ये टॉरस में चला जाता, सन यहां बैठ जाता, यहां 10वें भाव में तो सन बहुत अच्छा है नवमांशा कुंडली के अंदर, पर ये सन जो है लगन कुंडली से जहां सन बैठा है वहां से अष्टम 8th हाउस में है। कहा? नवमांशा में। तो जब सूर्य की दशा आए तो पीड़ा दे देगा, क्योंकि अष्टम है। अष्टम का मतलब समझिए कष्टम ही कष्टम है, सीधी बात। मैंने एक 2 मिनट की वीडियो बनाई थी, सेकंड हाउस में मंगल शनि आ जाए ना किसी के, तो पैसा कमाने के लिए बैंड बजा देते हैं। सेकंड हाउस या 8th हाउस में समवन इज हैविंग आइदर मार्स और सैटर्न और बोथ इन द 8th भावा और इन द सेकंड भावा, वेरी डिफिकल्ट टू अर्न द मनी। धन कमाने में बड़ा कष्ट दे देते हैं ये ग्रह। मेरा क्या होता है कि मेरे से जो कोई पढ़ता है मेरा रिदम बन जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। मेरा कोई लिमिटेड नहीं है कि ये मेरा कोर्स का पार्ट है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जो लोगों ने मेरे से नाड़ी पढ़ी होती, पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर नाड़ी की टेक्निक आ जाती है, तो मैं उनको हिंट दे देता हूँ कि यू कैन सी फ्रॉम द नाड़ी टू आल्सो। तो मैं तो अपने जितने भी जानकार हैं उनको बढ़िया कराने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लगन का। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। अब यहां लगना लॉर्ड क्या है? सूर्य। सूर्य किसकी राशि में बैठा है? कुंभ की राशि में बैठा है। ठीक है, 7th हाउस का रोल करेगा। अगर लगना लॉर्ड, अब मैं ये सारे कराऊंगा, एक का एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास में मुझे सारे बनाने हैं। मान लीजिए यही सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा होता, the moon is being seated in the Cancer sign in Namansha, then in that case the person could be a emotional sensitive। तो व्यक्ति इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, भावुक होगा, इस तरह के उसके अंदर पॉइंट्स आएंगे। क्यों? शरीर की जो आत्मा है उसका अंदर चंद्रमा में है। आत्मा कौन सी है? चंद्रमा। शरीर कहां चला गया? चंद्रमा में। ठीक है। अगर मंगल की राशि में सूर्य बैठते तो अग्रेशन देते, क्रोध देते, जल्दबाजी कराना सिखाते। इस तरह से हमको लगन के गुण अवगुण पता लग जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा लगन का जो स्वामी है, लॉर्ड है, इस लगन का लॉर्ड बना सूर्य। देखिए बड़े ध्यान से सीखिए, यहां पर भी वो शत्रु राशि में है। The Lagna Lord Sun is being seated in the Libra sign in the D1 chart. Similarly, that Sun is being seated in the Aquarius sign in the D9। दोनों जगह शत्रु राशि में सूर्य हमारा लग्नेश बैठे हैं, तो लग्नेश कमजोर हुए हैं। लग्नेश कुछ पीड़ा देंगे। जैसे लग्नेश क्या पीड़ा दे सकते हैं? सरकारी नौकरी नहीं लगने देंगे, या सरकार से कोई दिक्कत आ सकती है, सरकारी तंत्र से कोई पीड़ा आ सकती है, या सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से भी पीड़ा आ सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है? दूसरा एक और क्या पॉइंट होता है? सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता से भी पीड़ा प्राप्त हो सकती है, या पिता को कष्ट हो सकता है। सूर्य देखो हर एक एंगल से समझना है। सूर्य पिता के भी कारक है। नाड़ी कहती है सूर्य पिता भी है, नाड़ी कहती है सूर्य पुत्र भी है। तो पिता जो है वो कष्ट में हो सकते हैं, स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे पढ़ते हैं, कई रूप है चीज को एक्सप्लेन करने के। दैट आई डीपली एक्सप्लेन इन द क्लास। हियर आई हैव टू बी वेरी इन अ ब्रीफ वे आउट। I'll try my best to give you best of the best over here. Those who knows the astrology, they'll easily find out how to elaborate the planets in the D1 and D9. Now coming up to the next one, the point. अगर D9 का लगन लॉर्ड कौन बना है? यहाँ पर सूर्य बना है, केंद्र में है।
केंद्र क्या होता है? 1 4 7 10। अगर D9 का नवमांश कुंडली का लगन का स्वामी केंद्र में बैठा है, विवाह आराम से हो जाता है। खाम खा के उपाय करने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आराम से विवाह होता है। तो इनका विवाह आराम से हो गया होगा, कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब आइए, किसी भी ग्रह का गड्ढे में बैठना शुभत्व नहीं है, चाहे वो D9 हो, चाहे आपका ये हो D1 में। किसी भी ग्रह का 6 8 12 में बैठना या नवमांश कुंडली में 6 8 12 में बैठना शुभत्व नहीं प्रदान करता। देखिए, एक और अच्छी चीज, ये 6 8 12 बताया। अब मान लीजिए ये मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, चतुर्भाव में, इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। अब आप देखिए मंगल कहाँ बैठा है? लगन में बैठा, बहुत पावरफुल हो गया मंगल, इज अ वेरी गुड। ठीक है, अगर यही मंगल, अगर मिथुन राशि में मंगल बैठता, इफ मार्स इज बीइंग सिटेड इन द Gemini sign in the Namansha chart, person has to bear a lot of pain related with the property as well as the sibling, because Mars is the karka of sibling. तो मार्स, मंगल छोटे भाई बहन का कारक है, मंगल संपत्ति का कारक है, तो अपने से अष्टम हो जाने से पीड़ा आती है। परंतु ये लगन में आ गया, बड़ा अच्छा राजयोग है, मंगल की दशा आने पर प्रोस्पेरिटी वगैरह मिलेगी। हो सकता है आदमी प्रॉपर्टी खरीदे, हो सकता है आदमी कोई मंगल भूमि है ना, खाली प्लॉट खरीदे, ये भी है, छोटा वाला प्लॉट क्या खरीदे। नाड़ी से मार्स इज अ स्मॉल प्लॉट एंड द मर्करी इज बीइंग कॉल्ड अ बिग वन प्लॉट। तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते रिदम मेरा बन जाता है। सब लोग बोलते हैं सर नाड़ी दोबारा पढ़ाओ, टाइम लगेगा भाई, आएगा तब आप पढ़ लीजिए, तब भूल जाते हैं लोग, बाद में लिखते हैं सब पढ़ाइए। अब आगे चलते हैं, जितने भी कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो नवमांश कुंडली में मित्र राशि उच्च के हों तो शुभत्व प्रदान करेंगे जीवन में, सीधी बात। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नवमांश कुंडली के जितने ग्रह भी बैठे हैं नवमांश कुंडली में, मित्र राशि अथवा उच्च के होके बैठे हैं, जीवन में वो सफलता की ओर ले जाएंगे। खास को लगन का स्वामी पर फोकस करिए, भाग्य का स्वामी पर फोकस करिए, कैरियर का स्वामी। वैसे तो सारे ही करने हैं भाई साहब, एक भी नहीं छोड़ सकते, ये 3 तो जरूर कर लें आप। लाभ है नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो। कम से कम कैरियर देखिए, कैरियर लॉर्ड इज बीइंग देयर सिटेड इन द नवंशा। अब ये देखो इनका कैरियर में कोई दिक्कत नहीं आई, ये कैरियर का लॉर्ड कहाँ है? ये देखिए वीनस यहाँ बैठा है ना, अब आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा है भाई। कैरियर का लॉर्ड अपनी ही राशि में बली होके बैठा है, वक्री है, चेष्टा बल है उसमें। भाई साहब वीनस की दशा आ जाए ना, बैंड बजा देगी ये, वीनस खराब है ये। आपको नवमांश कुंडली में दिखा वीनस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दशम भाव में बैठा है। लगन कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी है और नवमांशा में भी दशम भाव का स्वामी है, बट ये प्लेनेट बहुत खराब है इस कुंडली का। कारण क्या है? कारण ये है कि वीनस जो है अपने से अष्टम में बैठा है, ऊपर से चेष्टा बल भी है। सो ये वीनस पीड़ा दे सकता है किसी भी रूप में। देखो पीड़ा के कई रूप होते हैं, आपको प्लेनेट पढ़ने आने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वाइफ परेशान करेगी, इसका अर्थ ये भी है कि वाइफ को हेल्थ इशू आ सकते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते कभी भी, एक साइड पढ़ना गलत होता है। We never try to read out in a very proper way out here. These are the very stupid things. आगे चलते हैं, मेरे ख्याल ये टेक्निक आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब D9 के अंदर क्या होता है, वर्गोत्तम ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस राशि में ग्रह बैठा है उसी राशि में, मान लीजिए शनि 5वीं नंबर की राशि लियो साइन में बैठा है, यहीं पर शनि आ जाता लियो साइन में 5 नंबर में, तो ये वर्गोत्तम ग्रह हो जाता। वर्गोत्तम ग्रह जो होते हैं उच्च के ग्रह के समान फल देते हैं।
अब आप बड़े ध्यान से समझिए वर्गोत्तम ग्रह का डिफरेंस। अगर मान लीजिए शनि वर्गोत्तम हो जाता, इस कुंडली में 5 नंबर राशि में बैठ जाता, क्योंकि ये लग्नेश का शत्रु है, नंबर एक। दूसरा, ये सप्तम भाव का स्वामी है, 7th लॉर्ड भी है, मारक भाव का स्वामी भी है, ऊपर से वर्गोत्तम हो जाए, भाई साहब बैंड बजा देगा ये। लग्नेश का शत्रु है, मारक भी है, और ऊपर से वर्गोत्तम हो गया। केवल और केवल योग कारक ग्रह लग्नेश का, मित्र ग्रह का बली होना बहुत अच्छा होता है। अब देखिए इन सज्जन का लग्नेश वर्गोत्तम है, बली है, बहुत पावरफुल है लग्नेश, लता लगना हाउस बहुत पावरफुल है, क्योंकि वर्गोत्तम हो गया। तो वर्गोत्तम को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? आगे चलते हैं और अच्छे से थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। अब केतु, राहु केतु का भी ले लें एक एग्जांपल। हाँ ठीक है, ले लेते हैं। इस राहु ये बैठा है बृहस्पति की राशि में, ठीक है। तो केतु के अंदर एक तो जुपिटर के बृहस्पति के गुण आए, कहां से आए? D1 में। दूसरा, ये बृहस्पति के अलावा अब जो है D9 में कैंसर साइन में बैठा है। कहां बैठा है? चंद्रमा की राशि में, D9 में। तो केतु के अंदर इन दो ग्रहों के गुण आ गए, बृहस्पति और चंद्रमा। केतु के अंदर दो ग्रहों के गुण आए, किसके आए? लगन में वो बृहस्पति की राशि में बैठा है तो बृहस्पति के गुण आएंगे। नवमांशा में केतु जो है वो किस राशि में बैठा है? वो बैठा है कैंसर साइन में। तो कैंसर यानी चंद्रमा के गुण आने ही आने हैं, तो दोनों गुणों का मिश्रण केतु दिखाएगा। अर्थात माता आध्यात्मिक भी हो सकती है, भावुक भी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो कई प्रकार की भविष्यवाणियां हम करेंगे, हम सीखने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। और आपको अब जो है मेरे हिसाब से अब D10 के बारे में बताना चाहिए। D10 क्या है? ये हमारा कैरियर का हाउस होता है, 10th हाउस। इसका जो डीप एक्सप्लेनेशन आता है, जिसको डिविजनल चार्ट बोलते हैं, D10 हमारी सक्सेस को बताता है कि हमारे जीवन में सक्सेस कैसे होगी, ये सब बताता है। थोड़ा सा मैं स्टार, चलो ठीक है। आगे चलते हैं, D10 के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि वो क्लास के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नमांशा से ये बताऊंगा, सब लोग लव अफेयर के लिए राहु, शुक्र और मंगल देखते हैं, राइट। मैं नमांशा में ये पढ़ाऊंगा कि जुपिटर एक कॉम्बिनेशन से 3 लव अफेयर देगा, एक कॉम्बिनेशन से अनलिमिटेड लव अफेयर देगा। इतने लव अफेयर दे देगा जितने आपके बाल है सिर पर, मरते दम तक लव अफेयर करता रहेगा आदमी। तो वो जुपिटर बताएगा, ये चीज है। आगे चलते हैं। ये हमारा कैरियर है, 10th हाउस। अब ये 10th हाउस को लगन कुंडली से पढ़ना है। जैसे हम लगन कुंडली पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हमको D10 कुंडली अलग से पढ़नी चाहिए, सेम नहीं चलती है। यहाँ पर 10th हाउस मेरे कैरियर, उसका फैमिली का है, मेरा जो है वाणी का है, सब है। यहाँ पर D10 में 2 का हाउस का मीनिंग आ जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में आइदर आई कुड वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर और आई डू अ बिजनेस ऑफ माय फैमिली। या मैं पापा की दुकान पे बैठूंगा या पापा की फैक्ट्री में बैठूंगा या बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि धन का हाउस है ना दूसरा भाव। तो बैंकिंग सेक्टर में मैं काम करूंगा, या बैंक से मेरा बिजनेस है, क्या मेरी बैंक से फाइल क्लियर हो जाएगी? सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा तो क्लियर हो जाएगी भाई साहब आपकी फाइल, नहीं है तो जयराम जी की है। यहाँ शनि महाराज खुद अपनी राशि में बैठे हैं तो फाइल क्लियर है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है, एक्सॉल्टेड जुपिटर का, क्लियर है। बड़े ध्यान से इन चीजों को हमें समझना है D10 के अंदर। फिर उसके बाद क्या आता है, मैं मिटा देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ये जो 10th लॉर्ड है D10 का, ये बना मरकरी,
अगर बुध लगन में बैठ जाए D10 के, Mercury being seated in the D10 Lagna, the means the person is self-made. उसका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई किसी का पीछे हाथ नहीं है, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ा है। अगर D10 में D10 का लॉर्ड केंद्र में ही या अपनी ही राशि में मरकरी बैठ जाए, अब यहाँ बैठ जाता है तो आदमी IAS IPS क्लियर कर लेता है। हर कोई क्यों नहीं कर पाता? हर एक की कुंडली में चार्ट में योग थोड़ी है। अब देखिए 10 का लॉर्ड 9th में है, अब ये आदमी चाहे कंसल्टेंसी का काम करे, बहुत चलेगा। 9th हाउस कंसल्टेंसी का है, 9th हाउस टीचिंग है। देखिए 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 9th भावा, दशमांश कुंडली में दशम भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आदमी कंसल्टेंसी और टीचिंग का काम करता है तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा? दशा पर ही। तब भाई साहब, आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करने आए हो, अरे भैया कई लोग कहते हैं जी आपका करियर देखा, आप एस्ट्रोलॉजी बढ़िया कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में फेमस हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी। उससे पूछो यार मेरी बात बता, वो मैं 10th पास करके एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं की? मैंने नौकरी करी, 10 नौकरियां बदली, अब मैं ज्योतिष में अब क्यों आया? अरे भैया दशा दिशा बदलती है, ऐसे नहीं होता। जब तक ग्रह नक्षत्र नहीं आते आप उस दिशा में जाएंगे ही नहीं। हद हो गई है। आगे चलते हैं। यहां पर मान लीजिए D10 का लॉर्ड गड्ढे में चला जाए किसी का, यानी यही बुध जो है आपके अष्टम भाव में चला जाता, तो क्या होता? आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे तो आपको अप एंड डाउन, ऑल ऑफ सडन यू हैव टू सी द प्रॉब्लम, क्योंकि अष्टम भाव को मैं ऑल ऑफ सडन मानता हूं। लेकिन एक अकल्ट साइंस के अंदर कोई आदमी है, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, टैरो रीडिंग करता है, हीलिंग करता है, या न्यूमरोलॉजी करता है, वास्तु करता है, तब यही बुध राजयोग दे देगा। अदरवाइज किसी और प्रोफेशन में बैठ जाते। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर इसके अंदर जो ये 4 प्लेनेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सन, मून, मार्स और राहु, इन चारों से हम ये देखेंगे, ये चारों ग्रह पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं। पूर्ण परमात्मा का मतलब सूर्य से भगवान श्री राम सूर्यवंशी, चंद्रमा से श्री कृष्ण चंद्रवंशी, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वाराह अवतार। तो भगवान के ये 4 स्वरूप D10 में देखेंगे, क्या इनका कोरिलेशन आपस में है? अगर है, यू कैन गो फॉर बिजनेस। कंफर्म वाली टेक्निक पढ़ो, इधर और वाली नहीं, कि हाँ मैं व्यापार कर सकता हूं। तो आप जब पूर्ण परमात्मा ग्रहों का आपस में संबंध होगा, तभी तो आप जा पाओगे व्यापार में, नहीं तो कैसे जा पाओगे? फिर आपकी एक प्रकृति होती है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कि आप जो है जल वाले लोग रखा करो अपने बिजनेस में, जिनका जल तत्व से D10 में संबंध आ जाता है ना, उनकी तो वाइफ बड़ी दुखी रहती है बेचारी। ऑफिस का काम भी घर में बात करेंगे, वाइफ से कोई बात ही नहीं करेंगे बच्चों की या अपनी पर्सनल लाइफ, ऑफिस के बीच में बात ले आएंगे। बिजनेस भी कर रहे होंगे तो घर पे बैठ के बिजनेस को ही बारे में सोचेंगे। अरे भैया बस कर यार, फैमिली है, फैमिली को देख ले। व्यापार व्यापार वाली जगह पे करो, फैमिली फैमिली पे देखो। नहीं, जल तत्व वालों में खुजली रहेगी रहेगी, बिकॉज दे आर टू मच अटैच विद द कैरियर और बिजनेस, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऑफ डेट। आगे चलते हैं। अब ये काल पुरुष से यहां पर मकर राशि आती है, और ये कौन सा चार्ट है? D10। तो आप सबसे ज्यादा फोकस मकर राशि पर करनी है। काल पुरुष से 10th हाउस की कौन सी राशि बनी? मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। So now you see the Capricorn sign in the divisional chart of D10. जितना ज्यादा इस पर ग्रहों का प्रभाव होगा उतना अच्छा है जातक के लिए। यहाँ तो शनि महाराज खुद ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, और इस पर दृष्टि चंद्रमा और बृहस्पति की भी है। वेरी गुड। डिविजनल चार्ट के अंदर आप देखिए,
कि क्या आपका 10 नंबर की राशि पर कितने ग्रहों का प्रभाव है, उसको इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 नंबर वाली राशि गड्ढे में आ गई ना, तो बस फिर जय राम जी की है, फिर तो ऑकल्ट साइंस वाला ही धंधा आपको आएगा। या फिर सीसीटीवी कैमरे लगा लो, हिडन है ना, 8th हाउस हिडन है। इफ दिस साइन कम्स इन द 8th भाव, देन यू गो फॉर हिडन वर्क ना, स्पाई एजेंसी खोल लो, क्या दिक्कत है। अब आते हैं D2 चार्ट के अंदर। D2 चार्ट क्या होता है? D2 चार्ट के अंदर, यहाँ नहीं है D2 चार्ट, मुझे लेना पड़ेगा। मैं एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ देखता हूँ आता है डी, क्योंकि वर्गा 1 देखो इसमें, एंड मंशा डिविजनल चार्ट में, यानी क्या फर्क पड़ता है मेरे को, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ठहरे कंसल्टेंट आदमी, पढ़ाना तो हॉबी डेवलप करा है। मैं दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ, अपने क्या दिक्कत आ रही है, कोई नहीं आ रही। अब D2 चार्ट के अंदर क्या होता है, डिविजनल चार्ट में, या तो ये जैसे कर्क का होरा होगी या सूर्य की होरा होगी। कर्क की होरा होगी तो 5 नंबर यहाँ आएगा, सूर्य की हो रहा होगी तो 4 नंबर यहाँ आएगा। मैं दोनों अलग अलग कर देता हूँ, सो दैट ये रहा D2, ये रहा D2। अगर 4 नंबर की हो रहा है चंद्रमा की तो 5 यहाँ आएगा, अगर 5 नंबर की हो रहा है तो चंद्रमा यहाँ आएगा। क्लियर है? आपको एक टेक्निक अभी देता हूं। अगर सूर्य की होरा में 5 ग्रह हैं या 4 ग्रह हैं, उनमें से किसी एक ग्रह की दशा है, अभी चेक करो अपने चार्ट में, फिर से कह रहा हूं, सूर्य की होरा में 5 ग्रह बैठे या 4 ग्रह बैठे, अभी चेक कर लो, उनमें से किसी एक ग्रह की दशा है, तो वो आपसे हार्ड वर्क मांगेगी। चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह आपके हार्ड वर्क को हल्का करते हैं, इतना हेल्प मदद कर सकते हैं बस आपकी दशा के अंदर। इससे हम अपनी धन संपत्ति के बारे में जानकारी पाएंगे। If second lord sitting in the lagna, any one of this होरा, या तो कर्क की होरा में या सूर्य की होरा में सेकंड हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो धन संपत्ति भगवान आपको अच्छी देगा, जब जब उस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी। सीधी बात। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। आगे चलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, बट आई विल टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। One more thing I would like to share with you is the D30 chart. त्रिशांश कुंडली बोलते हैं इसको, बड़े अच्छे से करनी है। ये आपके अरिष्टों को बताता है, आपकी परेशानियों के बारे में बताता है। इस D30 चार्ट के अंदर आपका असेंडेंट, दैट इज योर लग्ना, लग्ना मीन्स आई मी माई सेल्फ, ये आपके दोषों को बताता है। बात क्लियर है? अष्टम भाव आपके पूर्व जन्म से आए हुए दोषों को बताता है। क्लियर हो रहा है? फिर तीसरा पॉइंट है, आपको टांग अड़ाने की आदत है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग ना सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं, तेरे से मांगी है सलाह, फ्री फंड की सलाह, वो सलाह कई बार टांग अड़ाने का काम करती है। सो डेट आई ऑल्सो टीच यू अनदर वन पॉइंट, कि इसमें D30 के अंदर राहु केतु एक ही राशि में इकट्ठे बैठे होते हैं। क्लियर है? ये किस राशि में, केंद्र या त्रिकोण में अगर ये बैठ गए, उपचे भी है, परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, केंद्र में या त्रिकोण में राहु केतु केतु इकट्ठे बैठे हैं, भाई साहब पक्का बैंड बजेगा आपका, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बख्शे जाओ। हमको ये डिविजनल चार्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है, और अच्छे से करेंगे तभी समझ में आएगा। ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भाव ये है, ये कई बारी ना जन्मजात दोष भी बताता है, हमारे जन्म से आए हुए दोषों के बारे में बताता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये क्लास जो है वो स्टार्ट होगी 29। आज कितना है, मेरे ख्याल 28 होगा शायद आज। डोंट थिंक सो, क्या डेट होगा आज? हाँ 28 है, तो 29 को ये मई को स्टार्ट होगी। और एट सबके लिए कन्वीनियंट टाइम है भाई साहब, सब लोग नौकरी से आके रोटी खा के फ्री होके 9:30 to 10:30 5 क्लासेस का ये कोर्स है। और बड़े इजी वे में मुझे पढ़ाना है, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना। जब तक नहीं समझ में किसी को आता मैं तब तक आगे नहीं चलता। क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए, और वो भी यूट्यूब फॉर्म के अंदर है, ताकि आप आराम से बड़ी स्क्रीन पर भी देख सको। और फी इसकी मात्र 2345 है। यानी इसके 2345 के अंदर यू विल लर्न D9, D2, D10 and D30, the 4 divisional chart you will learn in the class। सबसे अच्छी बात आपको सिखाई जाएगी वो ये सिखाई जाएगी, क्या मुझे रेमेडी लगेगी या रेमेडी नहीं लगेगी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, लोग अंधाधुंध रेमेडी कहिए जा रहे हैं। भैया तेरा जन्म कर्म गति को भोगने के लिए हुआ है, तो आप अपनी कर्म गति भोगिए और रेमेडी करते रहिए, सो दैट भागवत कृपा आपको मिलती रहे, आपका कोई मेजर लॉस ना हो। ठीक है। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास शार्प एट 9:30 PM ऑन ए डेली बेसिस। 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।